हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का क्लास नंबर 6 और इससे पहले 5 क्लासेस कर चुके हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लेट आई है, बट जो 1-2 दिन का गैप हुआ उसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो को जल्दी डाल के। ठीक है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 30 क्लासेस का टारगेट है। 30 क्लासेस को हम किसी तरह हमें कंप्लीट करना है। मैं तो 30 क्लासेस करवाऊँगा ही, वो मेरा टारगेट है और जल्दी करवा दूँगा। इस महीने अगले महीने मिड तक जो है 30 क्लासेस का मेरा टारगेट है कि मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। तो हो सकता है किसी दिन 1-2 क्लास भी आ जाए और फिर जो है टाइम दिया जाएगा। जिस दिन 1-2 क्लास लगातार आएंगे उस दिन 1-2 दिन का गैप मिलेगा उसको रिवीजन करने के लिए मल्टीपल टाइम। तो क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जिस दिन क्लासेस नहीं आती उस दिन पहले की सभी क्लासेस का रिवीजन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक्स्ट्रा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको नोट डाउन करना है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने 30 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है, कर लोगे सीरीज़ को, तो उसके बाद जो है 75 लोग को ऐसे होंगे जिनको मैं टारगेट करूँगा इस एग्ज़ाम के लिए, 2024 वाला स्टेनो एग्ज़ाम के लिए। यानी उन पे थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, उन पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। तो उसमें ये होगा कि जीके तो आपको यहाँ से करते हुए चलना है। इसके अलावा जीके में जो भी एडिशनल अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, मुझे नहीं लगता कि सीरीज़ करने के बाद कोई कमी रहेगी। सेकंड चीज़ ये रहेगा कि जो इंग्लिश और रीज़निंग है उसमें भी थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर दूँगा उन लोगों की, जिनका थोड़ा बहुत, जिनका रीज़निंग में प्रॉब्लम होगा तो रीज़निंग में मदद कर दूँगा, जिनका इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में हेल्प कर दूँगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, और ये जीके के लिए मैं ये सीरीज़ चला ही रहा हूँ, तो जीके होना ज़रूरी है उन लोगों का। पहली बात तो जीके ऐसा ना हो कि मैं जीके में उस टाइम पे कम ध्यान दूँगा, क्योंकि जीके ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ। उस टाइम पे रीज़निंग और उनके, जिसका रीज़निंग खराब होगा तो उसके रीज़निंग में टाइम दिया जाएगा, और जिसका इंग्लिश खराब होगा तो थोड़ा बहुत उसमें इंग्लिश में टाइम दिया जाएगा। इतना हो जाए, इतना स्कोर के लिए ट्राई करेंगे। जैसे इंग्लिश है तो 80 के आसपास लाना पड़ेगा और रीज़निंग है तो 45 प्लस लाना ही पड़ेगा कम से कम। बाकी जीके का सीरीज चला, इसको आराम से फॉलो करो एकदम। थोड़ा बहुत भरोसा रखो कि इससे करवा दिया मैंने 30 या 40 क्लासेस भी हो गई तो बहुत हैं वो। 40 क्लासेस को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, और एग्ज़ाम से 2-3 महीने ही ये कंप्लीट हो रहा है, तो 2-3 महीने आपको रिवीजन के लिए भी दिया जाएगा। करंट अफेयर्स की अलग से सीरीज चलाएंगे तो वो भी कंप्लीट करते हुए चलना। ठीक है। धीरे धीरे 1-2 दिन में करंट की छोटी छोटी वीडियो में बनाता रहूँगा, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपका होता रहेगा, क्योंकि करंट आपका थोड़ा बहुत पीछे रह जाएगा। इसके अलावा मैंने बायो सेक्शन के लिए बोला हुआ है कि बायो का मैं अलग से ही सभी क्वेश्चंस को एक बार डीप में चीज़ें करवाऊंगा। जो बायो पे भी काम चल रहा है तो जैसी चीज़ें होता है तो बायो सेक्शंस को हम कंप्लीट करा देंगे धीरे धीरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास नंबर 6 का, थोड़ा बहुत टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई तो उस टाइम एक गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर तो लॉर्ड डलहौजी है। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो गवर्नर जनरल हम यहाँ पे कर लेते हैं इनके बारे में थोड़े थोड़े जो मेन पॉइंट है। पहले हम करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग, एक तो ये आएगा बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। पहला पॉइंट इनके बारे में नोट करना, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, और ईयर था 1773 का। ठीक है। पहला पॉइंट इनके बारे में रहा। सेकंड चीज़, जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 अदालत स्टार्ट की थी, 2 अदालत। सेकंड पॉइंट। ठीक है। दोनों अदालत का नाम क्या है? एक का नाम है फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करना, 4-4 पॉइंट नोट करते हुए जाओ, और दूसरा हो जाएगा दीवानी अदालत। ठीक है। तो 2 अदालत से स्टार्ट किया था और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग का भी हमें पॉइंट नंबर थर्ड है। इनके टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो कितने थे? 3 अध्यक्ष थे। किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी में इस टाइम पे कितने अध्यक्ष थे? 3 अध्यक्ष थे। पॉइंट नंबर थर्ड वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन करना कि इनके टाइम पे एक तो फर्स्ट आंग्ल मराठा, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन ये आएगा कि फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे, या फिर सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे? तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद रोहिला बैटल भी इनके टाइम पे हुआ था। कौन सा बैटल? रोहिला युद्ध के टाइम पे भी, रोहिला ट्री। ये अभी बैटल बाद में आएंगे तो बाद में हम इनका ईयर वही कर देंगे, अभी ये रिपीट होंगे तो। ठीक है। सेकंड चीज़ और क्या किया था वॉरेन हेस्टिंग ने? दोहरी प्रणाली को ख़त्म किया था, दोहरी प्रणाली को ख़त्म किया था।
तो पहले हमारे गवर्नर जनरल से ये 3-4 पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या करोगे कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। 2 अदालतें शुरू की थी, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत, किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने अध्यक्ष थे? 3 अध्यक्ष थे। फोर्थ पॉइंट कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। रोहिला बैटल के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे? वॉरेन हेस्टिंग। दोहरी प्रणाली को खत्म किया था किस गवर्नर जनरल ने? वॉरेन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लेना इतने 4-5 पॉइंट। सेकंड गवर्नर जनरल हो जाएंगे, सेकंड हम करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लिखते हुए चलते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, 3-4 पॉइंट नोट करते हैं। पहली बात, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने वाले कौन गवर्नर जनरल? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। पहला पॉइंट तो ये रहा। सती प्रथा को ख़त्म किया था। सती प्रथा को कब ख़त्म किया था? 1829 में। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सेकंड पॉइंट, भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, जनरल। सेकंड है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल वो भी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। फोर्थ, पहला पॉइंट, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। सती प्रथा को खत्म किया था 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वो भी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इतने पॉइंट याद रखना, सेकंड गवर्नर जनरल। थर्ड हम करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पहला पॉइंट, पहली बात लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक तो यह है कि इन्होंने जमींदारी प्रणाली स्टार्ट किया था, जमींदारी प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। सेकंड चीज़, भारतीय नागरिक सिविल सेवा यानी आपका एग्ज़ाम वो सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सिविल सेवा ये हमारा स्टार्ट हो गया था, किसने किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एग्ज़ाम का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है, लेकिन जो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एक संहिता यानी एक कोड भी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो खाली बोलेगा एक कोड स्टार्ट किया था या कोड पेश किया था, वो किसने किया था? वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड पॉइंट हो गए। फोर्थ और क्या इस में यूज़ किया था? बंगाल का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त वाला सिस्टम वो भी किन्होंने स्टार्ट किया था? वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 4 पॉइंट लॉर्ड कॉर्नवालिस से याद है ना। जमींदारी प्रणाली स्टार्ट किया, भारतीय नागरिक सिविल सेवा स्टार्ट हुई थी, एक संहिता या कोड इन्होंने पेश किया था। सेकंड, बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त भी इन्होंने स्टार्ट किया था बंगाल में। और फोर्थ हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। फोर्थ हमारे गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड डलहौजी। पहला पॉइंट, इनके टाइम पे रेलवे लाइन बिछाई गई, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन्होंने भारत में डाक टिकट स्टार्ट किया था। भारत में डाक टिकट स्टार्ट करने वाले गवर्नर, उनका नाम हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। एक एक पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। हड़प नीति किसने स्टार्ट किए थे? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसे इंग्लिश में कहते हैं, हड़प नीति, वो भी किया था लॉर्ड डलहौजी ने। परीक्षा यानी परीक्षा जो है सिविल सेवा में, परीक्षा सिविल सेवा में वो स्टार्ट किया था किसने? परीक्षा के माध्यम से चुने जाने का प्रोसेस आज के टाइम पे जो यूपीएससी के थ्रू जो होता है वो स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था, किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है, मैं मिलाया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। तो चारों ही गवर्नर जनरल के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, कुछ मेन जो एग्जाम में आए हुए पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है जो भी एडिशनल फैक्ट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए हैं, धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। सेकंड यहाँ पे है नव वर्ष याद करना है, तो कुछ नव वर्ष में यहाँ पे लिखा देता हूँ ये वाले। मलयालम नव वर्ष को केरल में, देखो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, केरल में पूछा है, ठीक है। चलिए, केरल में इन्होंने पूछा केरल में कौन सा है। उगादी कहाँ पे होता है? उगादी जो नववर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ये तीन तीन स्टेट में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है,
और तेलंगाना। वहाँ पे नववर्ष को उगादी बोलते हैं, उगादी के टाइम पे, ठीक है। जो नुआखाई है, नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा का नववर्ष है कौन सा, नुआखाई। विशु ये है केरल का, और यही इन्होंने पूछा हुआ था, यानी राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल में नव वर्ष को जो है वो मनाते हैं विशु वाले में, विशु के उसमें, ठीक है, यानी नव वर्ष को विशु में। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करना है, कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताई गई, उगादी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, नुआखाई उड़ीसा, पोंगल तमिलनाडु, और केरल में विशु मनाया जाता है, ठीक है, नव वर्ष पे, क्योंकि अगली बार कोई भी पूछ सकता है। प्रायद्वीप या भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। अभी हमने इससे पहले रिपीट हो गया क्वेश्चन, इससे पहले वाली सीरीज में हमने क्लास नंबर 5 में किया था गोदावरी। और गोदावरी का मैंने बोला था यहाँ पे कि आपको क्या करना है, एक रिवीजन है, गोदावरी करा देता तो यहाँ पे इसका मैप भी एक बार मैं करवा देता हूँ। गोदावरी त्रिम्बकम हिल से निकलती है, कहाँ पे, महाराष्ट्र, नासिक के त्रिम्बकम हिल से ये निकलती है, और इसकी राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी भी आपको क्या करना है, ठीक है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी भी यहाँ पे करनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये अगर हम लेफ्ट वाले की बात करें, ठीक है, दूधना, दूधना क्या था, दूधना, रिवीजन करो, रिवीजन, ठीक है, दूधना, इसके बाद पूना, पूना हो जाएगा, इसके बाद वैनगंगा, ठीक है, वैनगंगा, उसके बाद वर्धा, ठीक है, वर्धा, उसके बाद पैनगंगा, पैनगंगा, उसके बाद प्राणहिता, क्या हो जाएगा, प्राणहिता, उसके बाद इंद्रावती, याद आ रहा है, इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से रिवीजन किया होगा तो याद आ रहा होगा। उसके बाद सबरी, ठीक है, इसके बाद इधर से हमने किया था डरना, कहीं पे डरना या डरना भी देगा। इसके बाद इसने किया था मूला, मूला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किया था मंजीरा, ठीक है, याद है। इसके बाद यहाँ पे किया था मनेर, ये किसकी है, ये प्रायद्वीप पे भारत यानी गोदावरी, तो गोदावरी की हमने कर लिया था। गंगा का भी हमने किया था, आगे जाके वहाँ पे कवर कर लेंगे। गोदावरी का रिवीजन एक बार यहाँ पे दोबारा से हो गया, ट्रिब्यूटरी का, ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे आएगा मामलुक शैली, यानी मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, किसको बोला जाता है, गुलाम वंश को क्या बोला जाता है, मामलुक डायनेस्टी। तो हमें यहाँ पे गुलाम वंश कवर कर लेते हैं, किसी और सीरीज में हम खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐसे ऐसे करके कवर कर लेंगे। तो गुलाम वंश कवर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है कितना है, 1206 से लेकर 1290, ठीक है, गुलाम वंश। अब यहाँ पे गुलाम वंश के कुछ राजा यहाँ से धीरे धीरे कौन कौन से हुए, और उसके बाद उनके पॉइंट, पहले आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके ऊपर 2-3 पॉइंट होंगे, ठीक है, या जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आएंगे आराम शाह, आराम शाह ने आराम ही किया था, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ है। उसके बाद आएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं गुलाम वंश को, ओके, इनके बारे में भी 2-3 3-4 पॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आएगा रुकनुद्दीन फिरोज, इनका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि अयोग्य शासक था, रुकनुद्दीन फिरोज, फिर उसको हटा दिया था। फिर आएगा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, फिर आ जाएंगे बहराम शाह, बहराम शाह, ठीक है, फिर आ जाएंगे मसूद शाह, मसूद शाह, फिर आएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, और फिर आएंगे बलबन, कौन आएंगे, बलबन, बलबन, और लास्ट में कौन आ जाएगा, कैमूर से आ जाएगा। पहले तो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कहानी एक बार बता देता हूँ क्या यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन करते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम था किसका, मोहम्मद कौरी का, ये तो याद है ना। तो 1206 से लेकर इन्होंने रूल किया 1211 तक, है ना, 1212 था। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक तो टाइटल मिला था किसका, लाख बख्श का, यानी लाखों का ही दान करता था, इसलिए लाख बख्श का टाइटल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर, लाहौर में इसे जो है बाद में दफनाया भी गया था, ठीक है, तो राजधानी में बाद में दफनाया गया लाहौर। उसके बाद इसने क्या बनाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा। दूसरा, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की क्या रखी थी, नींव रखी थी, यहीं पे गुलाम वंश हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक था 2.5 दिन का झोपड़ा, क्योंकि वो 2.5 दिन में तैयार किया था, इसके लिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या था, ये भी मस्जिद थी, क्योंकि पूछा हुआ है कि ये था क्या, ये मस्जिद थी ये भी, ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 3 चीज़ें बनाई थी।
और ये कैसे मरे, मृत्यु कैसी हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए। क्या खेलते हुए? चौगान खेलते हुए, ठीक है, या पोलो खेलते हुए, ठीक है। इसके बाद तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम आराम शाह, जिसने एक ही साल 4-5 महीने 6-7-8 महीने शायद वो रूल किया था, एकदम 6-7-8 महीने इन्होंने शासन किया होगा। उसके बाद उसकी हत्या की थी इल्तुतमिश ने। अब हम इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा ना। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने रूल किया था 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक है। पहली बात तो इसे एक टाइटल मिला था, कौन सा? खलीफा का, खलीफा का टाइटल, बगदाद के खलीफा का टाइटल, सॉरी बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से कौन सा टाइटल मिला था इन्हें? सुल्तान का, ठीक है, पहले रूलर सुल्तान का टाइटल। सेकंड चीज़, राजधानी इन्होंने क्या करा, राजधानी पहले लाहौर थी, तो लाहौर से ये राजधानी को कहाँ ले आए? दिल्ली ले आया था, ठीक है। कौन? इल्तुतमिश। चहलगानी, चहलगानी इसने स्टार्ट किया था। चहलगानी यानी 40 सरदारों का ग्रुप, सरदारों का, या 40 सरदारों का ग्रुप, ये था क्या? चहलगानी। ताकि ये इसलिए था ताकि कोई अगर आवाज़ उठाए तो उनको जो है एकदम मतलब दबाने का काम कर रहा था, ठीक है, चहलगानी। इसके बाद एकता सिस्टम ये स्टार्ट किया था, एकता प्रणाली किसने? इल्तुतमिश कंपर्ट एकता से ने। इसके बाद चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाए थे, ये सिक्के चलाए थे, है ना, ये वाले इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती कब? 1236 में मृत्यु हो जाती है ना, इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड जो है रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। ये अयोग्य शासन थे, अयोग्य शासक था। इसकी जगह इसकी माता यानी शाह तुकरान शासन करती थी। इसके बाद आती रजिया सुल्तान, पहली महिला, ठीक है। तो ये बोलेगा कि पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपल टाइम, ठीक है। पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कब डेथ होती है? ये रूल करती है 1236 से लेकर 1240 तक। और कैथल के पास इसकी मृत्यु हो जाती है डाकुओं द्वारा, है ना, डाकुओं द्वारा। कहानी बहुत बड़ी है, तो कहानी को हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद आते हैं बहराम शाह। बहराम शाह, बहराम शाह सिर्फ 2 साल रूल करता है, 1240 से 42। इसकी भी हत्या करवा दी जाती है। फिर आते हैं मशहूद शाह, मशहूद शाह, मशहूद शाह रूल करते हैं 1242 से लेकर 46 तक, यानी 4 साल। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद। इसी के प्रधानमंत्री कौन थे? बलबन, नसरुद्दीन महमूद। ये रूल करते हैं 1246 से लेकर 66 तक। अब जो मेन है वो है बलबन। तो बलबन के बारे में थोड़ा यहाँ पे अलग से हम कर लेते हैं, ठीक है, इतना नोट डाउन कर देना। अब आता है बलबन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन बोलेगा नसीरुद्दीन महमूद कौन से वाले वंश में था, कौन से वंश का शासक थे या किसके टाइम पे शासक थे। तो बलबन के बाद पहले तो इन्होंने नवरोज़ फेस्टिवल स्टार्ट किया था, ठीक है, नवरोज़ और नवरोज़ उत्सव पारसियों का, ठीक है। फिर इन्होंने 2 सिस्टम जमाए थे, एक पैबोज और सिजदा। सिजदा यानी सर झुकाना और पैरों को चूमने वाले प्रथा। उसके बाद लौह रक्त की नीति, लौह रक्त की नीति, ईंट का जवाब पत्थर वाला, ठीक है, सिस्टम, लौह रक्त की नीति। इसके बाद अमीर खुसरो थे इसके दरबार में, अमीर हसन और अमीर खुसरो, अमीर हसन और अमीर खुसरो वो इसके दरबार में थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है ना, अलग अलग नाम है, वो बाद में आएगा तो रिपीट है। बहाउद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठे थे, बलबन बहाउद्दीन के नाम से, ठीक है। इन्हें उलुग खां का टाइटल मिला हुआ था। उलुग खां का टाइटल किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद में। मैं लिख बोल भी रहा हूँ तो वहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। तो बलबन ने रूल किया था 1266 से लेकर 87 तक। उसके बाद अंतिम शासक कौन आ जाएगा? शमशेद्दीन कैमूर्स, यानी 1290 तक हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है मामलुक डायनेस्टी, यानी उसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश यहीं पे कवर कर लेना, ख़त्म कर लेना, ठीक है।
इस वाले को हम थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी रहने देते हैं क्योंकि ये रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, बट ये रूल बाकी रूल हम कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसका राइट आंसर नोट करो कि एलन का नियम, ठीक है। अभी आपको सिर्फ एलन रूल याद करना है, बाकी आगे अगर रिपीट होता है जॉर्डन रूल या फिर आपका ग्लोडर रूल्स या योद्धा रूल तो वो मैं बाद में यहाँ पे करवा दूंगा किसी और में। अगर जो मैं कह रहा हूँ रिपीट नहीं होता, अगर किसी में रिपीट होता तो मैं वहीं पे उसे आराम से मतलब एक टाइप से डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। तो एलन रूल यहीं पे याद कर लो कि एलन रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि गर्म जलवायु में शरीर का रूप और और आकार जो है वो रैखिक होता है और ठंडी जलवायु में अधिक गोल और सुगठित होता है। ये रूल है किसका? एलन रूल्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमने जब किया था यहाँ पे, याद है जब मैंने किया था स्वतंत्रता के बाद यानी सेकंड 5 ईयर प्लान, जब मैं करवा रहा था सेकंड 5 ईयर प्लान, शायद कुछ याद हो जाए, 1956 से लेकर 61 तक ये चला था। और सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए थे, 3 उद्योग। पहला था हमारा भिलाई वाला, ठीक है, याद है। ये स्वतंत्रता के बाद क्या है? भिलाई, ये था 1956 में शायद, है ना, 1956 में। और ये सोवियत संघ की सहायता से, यहाँ पे सोवियत संघ की सहायता से बनाया। दूसरा था राउरकेला, राउरकेला ये कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और ये 1959 था इसका ईयर, और ये था जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, जर्मनी की सहायता से। और तीसरा था हमारा जो था पश्चिम बंगाल का, कौन सा था? भिलाई, राउरकेला और तीसरा दुर्गापुर, दुर्गापुर था, दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में था। और ये 1956 के आसपास है, 56 था, या ईयर वाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 1956, हाँ ये 1955 था आपका भिलाई वाले का, 1956 था। और ये था ब्रिटेन की सहायता से। तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 हमारे उद्योग स्थापित किए गए थे, यानी स्वतंत्रता के बाद। और जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, ये नोट डाउन कर लेना, तीनों इंपॉर्टेंट आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये स्वतंत्रता से पूर्व के हैं, ये तीनों थे स्वतंत्रता के बाद। और ऐसी जो है 3 जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व के हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व भी जो है 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, है ना, 3 इस्पात संयंत्र। पहला हमारा यही वाला हो जाएगा, इंडियन आयरन एंड इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग स्टील कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई थी 1918 में, क्योंकि पूछ लेगा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और जगह का नाम यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, कौन सा? हीरापुर में, पहला ये था। और नदी का नाम हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी के किनारे ही पड़ता है, ठीक है। पहला हमारा ये रहा जो स्वतंत्रता से पूर्व था। सेकंड हमारा आ जाएगा मैसूर आयरन स्टील। दूसरा, दूसरा कौन सा वाला है? मैसूर आयरन स्टील, ठीक है। और इसका ईयर था 1923 में, ठीक है। सेकंड वाला 1923, बाकी चीज़ें याद करने वाली नहीं। और थर्ड भी याद रखना, थर्ड था हमारा स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। तो चीज़ें बोल भी रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन करते हुए चलना, बंगाल। और इसकी स्थापना थी 1937 में, ठीक है, 1937 थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो भी 3 थे, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी थी पहले। दूसरा थी जो हीरापुर यानी वेस्ट बंगाल में थी 1918 में, दामोदर नदी पे। दूसरा था मैसूर, मैसूर में ही था 1923। और तीसरा था स्टील कॉरपोरेशन बंगाल, बंगाल में था जो कि 1937 में। तो स्वतंत्रता से पूर्व ये 3 थी, और स्वतंत्रता के बाद कौन से थे? भिलाई हो जाएगा, और दूसरा राहुल किला, और तीसरा दुर्गापुर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इस वाले उससे पहले वाली स्टेप में इन्होंने स्वतंत्रता के बाद का पूछा था, इसमें इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व का पूछ लिया। अच्छा, वाणिज्य बैंक, ये तो आपका एलिमिनेशन मेथड से हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको एलिमिनेट करने थे, जैसे वाणिज्य बैंक मैंने एक रेपो रेट वाला कराया था इससे पहले। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई है, तो आरबीआई जो है यहाँ पे कुछ बैंक हो जाएगा, पीएनबी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर हो जाएंगे, ठीक है। ये जाएगा, देखो आरबीआई 5% पे अगर इसको पैसा देता है तो ये इसको कस्टमर को, यानी जो लोन लेने जाते हैं उनको ज़्यादा पे देगा, यानी 10% पे। तो ये जितना ये कम पे देगा इतने यहाँ पे परसेंटेज कम कम ब्याज, कम पैसे पे ब्याज देगा, ठीक है, कम ब्याज पे पैसे देगा। तो यही है कि रेपो रेट
जितना कम होगा उतना मुद्रापूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, ये मैंने क्वेश्चन बोला था। तो ये जो वाणिज्य बैंक है, ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे, ये काम कर रहा है यहाँ पे लोन देने का एक टाइम से। ठीक है, अब देखो यहाँ मुद्रा जारी करने का काम किसका है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला तो गलत हो जाएगा। ऋण नियंत्रण यानी जो कंट्रोल करेगा वो यही करेगा, क्योंकि जितना यहाँ पे रेपो रेट ये सब चीज़ें रहती है, तो जितने परसेंट पे वो देगा तो कंट्रोल कहीं ना कहीं यही करेगा। सरकार को बैंकिंग सुविधाएं भी यहीं से मिल रही। देखो वाणिज्य बैंकों से तो से सिर्फ फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ऋण निर्माण वाला, ऋण यानी लोन वाला, लोन की सुविधा ये उपलब्ध करा देते हैं ये वाणिज्य बैंक। थोड़ा बहुत फिर भी डाउट रहता तो फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बट ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि एलिमिनेशन मेथड था, इसमें ज़्यादा चीज़ें करने वाली नहीं थी। ठीक है, बाकी 3 रिलेट करिए आरबीआई से, फोर्थ वाला आपका वाणिज्य बैंक से। ठीक है, फिर भी डाउट होता है तो वहाँ पे चीज़ें पूछ लेना भाई, जो और अच्छे से चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। सेंसस इससे पहले हमने करा था, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। सेंसस में हमने किया था 2011 की जनगणना, इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसकी थीम थी 15वीं नंबर की थी ये 2011 वाली जो थी। और उसमें साक्षरता केरल की सबसे ज़्यादा थी और बिहार की सबसे कम थी। और जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम था। ठीक है, और बिहार का सबसे ज़्यादा था। उसके बाद अगर बात करें तो जो और क्या क्या किया था, लिंग अनुपात केरल का सबसे ज़्यादा था, हरियाणा का सबसे कम था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कर ली थी। यहाँ पे इन्होंने बोला औसत वार्षिक वृद्धि दर, इसका तो 1.64% है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं यहाँ पे जनगणना के बारे में। देखो पहली बात तो जनसंख्या जो है, जनसंख्या पहला पॉइंट, ये विश्व का कितना परसेंट करता है, कितना परसेंट है, तो विश्व का ये 17.5% जनसंख्या भारत में है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वार्षिक वृद्धि दर, जो यहाँ पे पूछा हुआ इन्होंने, वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर देखो इससे पहले वाले भी पूछ सकता है, पहले 1.9% था, अब ये कम हो गया, इस बार 1.64% हुआ 2011 में। इसके बाद 10 के वृद्धि दर भी पूछ सकता हूँ, 10 के वृद्धि दर यानी 10 सालों में। तो पहले जो था 10 के वृद्धि दर वो था 21.54% या 9% के आसपास है, और जो अब है वो है 17.7%, यानी यहाँ पे भी कम हुई है। और एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे ऋणात्मक रही है 10 की वृद्धि दर, ऋणात्मक भी रही है, वो कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा नागालैंड। नागालैंड में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, माइनस के 0.6%। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। जनसंख्या विश्व का 17.5% है, वार्षिक वृद्धि दर 1.6%, 10 की वृद्धि दर 17.7%। इसके बाद लिंग अनुपात, लिंग अनुपात कितना है, लिंग अनुपात है हमारा, पहले लिंग अनुपात 933 था 2001 वाले में, अब जो है 943 है। ठीक है, ऐसे ही हमारा याद रखना कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व पहले कितना था 325, अब कितना है, बढ़ गया, 382 हो गया जनसंख्या घनत्व। शिशु लिंग अनुपात भी याद कर लो, शिशु लिंग अनुपात पहले था 923, अब कम हो गया 918। ठीक है, साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता कितनी है, साक्षरता पहले थी 64.84%, इस बार साक्षरता कितनी थी 2011 में 73%। उसमें भी मेल यानी पुरुषों की कितनी थी 80.9% के आसपास, और फीमेल की थी 64.6% के आसपास। तो इतने पॉइंट सेंसस से यहाँ पे कर लेना, तो सेंसस धीरे धीरे इसी तरह से क्या हो जाएगा, कवर होता जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली, सेंसस नोट डाउन कर लेना। हमने 10 के वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर, जनसंख्या कितना परसेंट है, लिंग अनुपात कितना था, जनसंख्या घनत्व पहले कितना था अब कितना है, और साक्षरता पहले कितनी थी अब कितनी है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, इस टाइप से हमारा एक एक टॉपिक धीरे धीरे कवर होता जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना। चावल की किस्में, इसको ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम है कि दोबारा ऐसे क्वेश्चन आएगा रिपीट होगा, तो रिपीट नहीं होगा। अगर किसी में जो क्वेश्चन मैं बोला हूँ रिपीट होने के चांसेस कम है, अगर किसी शिफ्ट में रिपीट हो जाता फिर से तो वहीं पे मैं उसे डिटेल में कर लूँगा। फिलहाल इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लो, 1967 में कौन सा वाला आया पहली बार, हाँ कौन सा वाला आया, IR8। ठीक है, कौन सा, IR8, यहीं पर याद कर लो। ठीक है, हमने याद किया था इससे पहले वाली वीडियो में, मैंने बोला था कि सीएम जो भी लेटेस्ट चेंज हुए उनको याद करो, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो अभी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो इससे पहले वाला ही पूछेगा। ठीक है, तो कौन कौन से चेंज हुए थे, एमपी के चेंज हुए थे, मध्य प्रदेश के कौन थे, मोहन यादव।
ये एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन बने? मोहन यादव। राजस्थान के भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के बिस्वा, बिस्वा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिस्वा। बिहार के नीतीश कुमार, नवी बार है ना, नीतीश कुमार। बिहार के कौन बने? नीतीश कुमार। झारखंड के चंपई सोरेन, क्या नाम है? चंपई सोरेन। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी लेटेस्ट हैं, तो इनको याद कर लेना। बाकी भूपेन पटेल ये सब अभी चेंज हो गए, चेंज हो जाएंगे। तो जो अभी चेंज हुए लेटेस्ट उनको याद करते हुए चलना, ठीक है। इतनी चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ें याद करनी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति के लिए कौन सा वाला? तो टाइफाइड के लिए तो हमारा विडाल टेस्ट होता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए, ठीक है, टाइफाइड बुखार की जांच के लिए, है ना। तो उसके लिए होता है हमारा विडाल टेस्ट। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी टेस्ट होता है वो होता है शरीर में सूजन जब हो जाती है, तो उसके लिए, शरीर में सूजन की जांच के लिए, ठीक है। किसके लिए? शरीर में सूजन की जांच के लिए ये होता है कौन सा? सी रिएक्टिव प्रोटीन। उसके बाद विवैक्स टैक्स, विवैक्स टैक्स होता है तुम्हारा मलेरिया के लिए। इसको एक बार और क्लेरिफाई कर लेना, मलेरिया केवल होता है जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है, चीज़ें मलेरिया के लिए। और आलिफ वाला, इसको लेकर अभी थोड़ा डाउट है, ये वाला आलिफ वाला, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ। बाकी तीनों यहाँ पे ठीक है। सी रिएक्टिव सीआरपी होता है शरीर में सूजन के लिए, विडाल टाइफाइड के लिए, और विवैक्स टैक्स मलेरिया वाले के लिए होता है। और जो आपका आलिफ वाला है इसको अभी डाउट में, तो इसको अभी यहाँ पे रोक देना, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे। नहीं तो इसका कमेंट सेक्शन में चेक करके एक बार मुझे बता देना, अगर आप लोग चेक कर लोगे तो, ठीक है। बाकी वही चीज़ है भाई, 75 लोगों को मैं टारगेट करूँगा इस बार स्टेनो 2024। अगर रीजनिंग में इंग्लिश में थोड़ा बहुत डाउट है तो वहाँ पे फिर हुआ है कि, बट ये है कि सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद ही मैं उन पर काम करूँगा। अभी मेरा जीके का सीरीज़ 30 क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगले 15 क्लासेस जो है उसमें सीरियस लोग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा एक लेवल ऊपर क्लास होगी, ठीक है। तो कमेंट करते हुए, इसलिए कमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि कमेंट सेक्शन से पता चलता है कौन सीरियस है। तो मुझे लगेगा कि हाँ भैया आप सीरियस हो, तो मैं वहाँ पे काम लास्ट में जो है 1-2 महीने फिर उन्हीं लोगों पे ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि सदिया डुबरी, ये पुल भी है ना सदिया डुबरी, पता है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पे, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। असम में, असम ब्रह्मपुत्र, और असम में कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखो यहाँ पे हमने गंगा का कर लिया, गोदावरी का कर लिया, यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे गंगा, अभी मैंने गोदावरी का यहाँ पे कर लिया ना, गोदावरी का जल्दी लेकर आए। तो इसी टाइप से रिवीजन करना है। देखो यहाँ पे क्या था, ये पहला नाम ही अजीब सा है इसका, धमाल। चलो अगला कर लें, पूर्णा हो जाएगा, इसको अभी कर लेंगे, पूर्णा हो जाएगा। इसके बाद वैनगंगा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वर्धा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पैनगंगा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्राणहिता हो जाएगा, प्राणहिता। यहाँ पे हमारा इंद्रावती हो जाएगा, यहाँ पे साबरी होता है, ये गोदावरी का है। यहाँ पे हमारा दरना हो गया, यहाँ पे हमारा मुला हो गया, यहाँ पे हमारा मंजीरा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मनेर हो जाएगा, ठीक है। धरना करके, धरना, यहाँ पे क्या है? दूधना, सॉरी दूधना, दूधना। और कहाँ पे? त्रिम्बकल हिल्स, यानी नासिक में त्रिम्बकल पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट, ये भी हमने तो कवर किए थे स्टेट, ये छत्तीसगढ़ कवर कर रहा था, कर्नाटक कवर कर रहा था, उड़ीसा कर रहा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कवर कर रहा था, तेलंगाना कवर कर रहा था, आंध्र प्रदेश कवर कर रहा था। तो इतने स्टेटों से होते हुए जा रहा था कौन? गोदावरी। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। अब हम बात करते हैं गंगा, गंगा भी हमने ऑलरेडी कर लिया था। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, घाघरा, घाघरा, गोमती, गोमती, गंडक, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कोसी अभी फ़िलहाल याद करना है, कोसी। और क्या था? महानंदा, महानंदा, और घाघरा, गोमती, गंडक, कोशी, महानंदा, और महानंदा, कौन एक और रह गया? रामगंगा। रामगंगा सबसे ऊपर आना था, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। ये इधर साइड की हो जाएगी, इधर से हमारी कौन सी थी? यमुना, यमुनोत्री से निकल रही थी और यहाँ पे इलाहाबाद में मिल जा रही थी ना, यमुना। उसके बाद यहाँ पे सोन था, सोन, ये यमुना की थी शायद ट्रिब्यूटरी, हमारा केन हो गया, बेतवा हो गया,
और सिंध करके था, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना रिवर की ये तीनों। सोम, सोम हो गया, सोम रिवर हो गया। यहाँ इसके बाद यहाँ पे ये हुगली, हुगली में दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था, और किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पद्मा नाम से। ये हमने आ रही कौन सी है, गंगा। ये हमारा रिवीजन था, इससे पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र को भी कवर कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, तो हमारी 3 रिवर का यहाँ पे हो जाएगा। हमने गोदावरी कर ली है, गंगा कर लिया, यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र निकलती है यहाँ पे तिब्बत, तिब्बत के चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और उसके बाद कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में कौन से नाम से, यानी मेघना, सॉरी जमुना नाम से ये बंगाल की बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना, बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। उसके बाद मेघना रिवर इससे आके मिल जाती है, और आगे जाके मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगी, है ना। यानी ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर, और हिमालय रेंज के बिल्कुल पैरेलल ये चलेगी, है ना, हिमालय रेंज के अरुणाचल प्रदेश से वहाँ से नीचे असम, फिर असम से होते हुए असम के गुवाहाटी यहाँ से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में गिरती है, जहाँ पे इसका नाम जमुना हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे इसके कुछ ट्रिब्यूटरी देखो, यहाँ पे ट्रिब्यूटरी किसकी दिख रहा है ना, यहाँ पे एक दिबांग हो जाएगा, ठीक है, दिबांग हो जाएगा जो मेन है। लोहित हो जाएगा, लोहित। उसके बाद धनसिरी हो जाएगा, धनसिरी। कप कपिली हो जाएगा, कपिली, ठीक है। ये हमारे किस साइड के हैं, उधर है ना, लेफ़्ट साइड के, ठीक है, लेफ़्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है ना, ये वाली चारों। दिबांग दिख रही हो वहाँ पे, दिबांग, लोहित हो गया, उसके बाद धनसिरी हो गया, कपिल हो गया। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हमारे आएगा शुभानश्री, क्या नाम है, शुभानश्री, ठीक है, शुभानश्री। उसके बाद मानस, मानस, तिस्ता, तिस्ता। और फिर ये जो गंगा यहाँ से होते हुए है ना, जब ये बांग्लादेश में गिरे तो पद्मा नाम हो गया, तो पद्मा से आके फिर ये मिल जाती है, पद्मा, पद्मा जो है इससे आके मिल जाती है, पद्मा, पद्मा के साथ से आके मिल जाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ता है वहाँ पे जमुना, और गंगा का नाम पड़ता है वहाँ पे क्या, पद्मा। फिर आगे जमुना नाम से आगे बहती है, फिर इसमें आगे से मेघना रिवर आके मिलती है, और फिर ये मेघना नाम से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर थी। नाम ट्रिब्यूटरी याद कर लो, क्या नाम है, हाँ, ट्रिब्यूटरी का एक साइड की है दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली। दूसरे साइड का सुबनसिरी, मानस और तिस्ता, ठीक है। जमुना इसका नाम कहाँ पे है, बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों रिवर का हमने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे याद कर लेना। तंसा, तंसा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। गोइंडी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ओरछा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और काजीरंगा कहाँ पे है हमारा, असम में। तो चारों याद कर लेना, तंसा महाराष्ट्र, गोइंडी तमिलनाडु, ओरछा मध्य प्रदेश, और काजीरंगा कहाँ पे है, असम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, 14, ठीक है। और 14 क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, इससे पहले भी आ चुका है, तो क्वेश्चन इसी तरह रिपीट होंगे एग्जाम में जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कथकली कहाँ पे है, कथकली कहाँ का है, केरल का, ठीक है। कथक कहाँ का है, यूपी का, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, कथक। सत्रिय कहाँ का, असम का, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। और मैंने बोला था कितने टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हो जाएंगे। कौन कौन से, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिय, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ठीक है। और भरतनाट्यम, और 1 2 3 4 5 6, 2 और रह गए, कौन से, और एक आ जाएगा भरतनाट्यम हो गया, ओडिशी, हाँ ओडिशी। और एक और है, कौन सा है, एक याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सत्य सबसे पहले पुराना जो है वो भरतनाट्यम था, सबसे बाद का सत्रिय जो कब ऐड हुआ, 2000 में ऐड हुआ, सन 2000 में, ठीक है। और इसका वर्णन यानी शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किस में मिलता है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसकी है, भरत मुनि की, ठीक है, भरत मुनि की। और इसको एक और नाम बोला गया, क्या नाम बोला गया, पंचवेद। याद आ रहा है सब चीज़ें, तो ये सब रिवीजन है पहले का। अब यहीं पे कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं भाई इनको, तो थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, है ना।
ग्रेनाइट का मुख्य प्रमुख घटक क्या है? ग्रेनाइट की रासायनिक संरचना, पहले इसकी रासायनिक संरचना देख लेते हैं। क्या है ग्रेनाइट की रासायनिक संरचना? ग्रेनाइट की है ना, देखो ग्रेनाइट के रासायनिक संरचना में सिलिका यानी SI, यहाँ पे लिख लेते, सिलिका रहेगा हमारा 70 to 77%, ठीक है। एल्युमिनियम रहेगा उसमें 11 to 13%। इसके बाद हमारा इसमें 3 to 5% रहेगा पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। इसके बाद हमारा 3 to 5% रहेगा सोडा, चूना रहता है इसमें 1%। ये सब वही है, इसकी संरचना में यूज़ होता है, ठीक है। 1% चूना रहेगा तो 2 से 3% इसमें लोहा रहेगा, ठीक है। और और बाकी 1% से कम हमारा इसमें मैग्नीशियम रहेगा, मैग्नीशिया। तो ये इसके रासायनिक संरचना ग्रेनाइट की, यानी सबसे ज़्यादा। अब इसके प्रमुख कौन कौन से हैं जो ज़्यादा परसेंटेज में होंगे? कौन कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका एल्यूमिनियम देखो कौन से वाले में, फोर्थ वाले में SiO2 यानी सिलिका ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी आपका प्रमुख घटक दो जो हैं वो हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। और बोलेगा तो औरों में पोटेशियम ऑक्साइड भी था, सोडा भी था, मैग्नीशियम भी था, चूना भी था, लोहा भी था, ठीक है। तो मेन इन्होंने बोला है तो मेन जो है सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाएगा। रमा वैद्यनाथन को भारतीय शास्त्रीय नृत्य अकेडमी ये मिला है भरतनाट्यम में, ठीक है। तो एक नाम याद हो गया, रमा वैद्यनाथन। अब बाकी नाम भी मैंने याद किया था, कराए थे। सत्रिय में हमने क्या करा था? श्रीमत शंकर देव, याद है? श्रीमत शंकर देव याद किया था। एक नाम हमने किया था गहन चंद्रा, ठीक है। एक नाम हमने किया था प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, ठीक है, प्रभात शर्मा। इसके बाद हमने कथक में क्या था? महाराज याद किए थे, कथक में महाराज। तो एक रिवीजन होता रहेगा, जैसे लच्छू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, एक और शोभना नारायण, शोभना नारायण। 2-3 नाम और एक्स्ट्रा याद कर लो कथक में, ठीक है। कथक में 2-3 नाम और याद कर लो, थोड़ा बहुत ये है कि कम होता जाएगा। इसमें याद कर लो कथक में एक तो मालविका सरकार, ऐड करते हुए चलना क्योंकि ये तो याद हो गए होंगे। मालविका सरकार याद होगा। नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद भी याद कर लो। मंजूश्री चटर्जी, मंजूश्री चटर्जी, ठीक है। ये 3 एक्स्ट्रा नाम याद कर लो किसमें? कथक वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये है कि बढ़ता जाएगा। मणिपुरी में याद है कि मैंने बोला था झावरी बहनें, तो 4 झावरी बहनें थी। सुवर्णा हो गई, सुवर्णा झावरी, इस टाइप से थे ना, सुवर्णा झावरी और रेणुका सुवर्णा झावरी, रेणुका झावरी, ऐसे कुछ था ना, 4 झावरी। तो झावरी आएगा वो मणिपुरी में आएगा। कुछ और 2-3 और एक्स्ट्रा कर लो। एक कर लो गुरु अमली, गुरु अमली सिंह, ये इसी में आएगा। और दूसरा अब याद कर लो बल कुमार सिंह, बल कुमार सिंह। 2 एक्स्ट्रा चीज़ें याद कर लेना, 2 एक्स्ट्रा नाम मणिपुरी में। जैसे हमने कथक में 2 एक्स्ट्रा नाम याद करे, 2-3 मालविका सरकार याद किया, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी। इसमें याद करो गुरु अमली सिंह और बल कुमार सिंह। भरतनाट्यम में क्या याद? भरतनाट्यम में कुछ अलग से अगर याद करो तो CV चंद्रशेखर, ये हमने नहीं किया था। अच्छा, इससे पहले भरतनाट्यम में हमने क्या क्या नाम याद करे, याद है? टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती हम कर चुके हैं। और MK सरोजा हम कर चुके हैं, MK सरोजा। सोनल मानसिंह हम कर चुके हैं, सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति हमने कर लिया था, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके बाद हमारा पद्मा सुब्रमण्यम हमने कर लिया था, पद्मा सुब्रमण्यम। उसके बाद वैजयंती माला हमने कर लिया था, वैजयंती माला, ठीक है, वैजयंती माला। और लीला सैमसन हमने कर लिया था, लीला सैमसन। ये सब भरतनाट्यम में है और इन सबको अवार्ड दिया मिला हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लीला सैमसन याद कर लो। और बस ये हमारे कौन से भरतनाट्यम में हो जाएंगे। तो इसी टाइप से रिवीजन करना है वही चीज़ों को, है ना। तो जितना रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें याद होंगी अच्छे से। नमक सत्याग्रह का संबंध किससे था? पहले तो पता होना चाहिए नमक सत्याग्रह कब हुआ।
कब हुआ था, ठीक है। नमक सत्याग्रह, देखो सबसे पहले हुआ खेड़ा, खेड़ा मूवमेंट कब हुआ, तो ईयर याद कर लो यहाँ पे तो याद हो जाएंगे। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, ठीक है, खेड़ा। और इसको कर नहीं आंदोलन भी दे बोलते हैं ना, कर नहीं आंदोलन, खेड़ा आंदोलन को कर नहीं आंदोलन। कहाँ पे हुआ था ये, गुजरात। कहाँ पड़ता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में ना। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था अगस्त, कौन सा अगस्त, 8 अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने। इंडिया क्विट मूवमेंट भी बोलते हैं ना इंग्लिश में। चंपारण कब हुआ था, 1917 में। और यहाँ पे पहली बार सत्याग्रह का सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, पहली बार सत्याग्रह शब्द का गांधी जी ने चंपारण में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 6 अप्रैल 19, सॉरी इधर लिख लेता हूँ, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक आंदोलन जब तोड़ा था तब उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो नमक आंदोलन पता होना चाहिए कब से कब तक हुआ था। नमक आंदोलन चला था हमारा 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। और 6 अप्रैल 1930 से फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, है ना। तो इसका संबंध किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो सब चीज़ें नोट डाउन कर लेना जितने भी एक्स्ट्रा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% है। इसको और डिटेल से हम करेंगे सेंसस 2011 को। आज हमने थोड़ा बहुत किया था सेंसस, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए, तो इतनी चीज़ें याद कर। बट सेंसस आपका अगले 4-5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में बहुत अच्छे से। तो इसका नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे। कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक में ज़्यादा है 54.6%। बृहत संहिता का संबंध किससे है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो एस्ट्रोनॉमी से, खगोल विज्ञान से। ये रिपीट है तो उसको नोट डाउन कर लेना यहीं पे अच्छे से। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 75 वर्ष के बाद कौन बैठा, यशोवर्मन। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, हम ये हर्षवर्धन वाला निपटा देते हैं। हर्षवर्धन का कौन सा वंश है, पुष्यभूति वंश है ना, पुष्यभूति वंश, या फिर उसे एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्धन वंश। जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं वास्तव वर्धन वंश, पुष्यभूति माने जाते हैं। और राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो ये है इसको कवर कर लेते हैं यहीं पे, है ना, ताकि आगे जो है हमारा वर्धन डायनेस्टी भी खत्म। आज हमने गुलाम डायनेस्टी खत्म किया था मामलुक, इसी तरह जो है वर्धन डायनेस्टी भी खत्म कर लेते हैं हर्षवर्धन। देखो पहले संस्थापक जो वास्तविक माने जाते हैं पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश। राजधानी इन्होंने बनाई थी थानेश्वर में, राजधानी क्या बनाई थी, थानेश्वर। सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है हमारा ये वाला डायनेस्टी जो है हमारी, कौन सी वाला वंश, वर्धन वंश। देखो वर्धन वंश सबसे पहले आते हैं प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, और उनकी पत्नी यशोमती, यशोमती। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे का नाम, एक का नाम महेंद्र वर्मन, सॉरी राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। दूसरे का नाम हर्षवर्धन, और बेटी का नाम हो जाएगा राज्यश्री, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना, राज्यश्री का विवाह होता है किससे, ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा जो कहाँ के शासक थे, कन्नौज के। ग्रहवर्मा का जो विवाद चल रहा था, यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ विवाद के लिए, विवाद चल रहा था देवगुप्त से। तो देवगुप्त ने क्रॉस का मतलब मार दिया किसको, ग्रहवर्मा से। अब देवगुप्त को कौन मारता है, देवगुप्त को मारता है राज्यवर्धन जो इसका बड़ा भाई है। इसको क्रॉस करके मार देता हूँ राज्यवर्धन, बदला लेने के लिए, है ना, राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन को जो मारता है वो मारता है शशांक। शशांक इसलिए मारता है क्योंकि देवगुप्त का वो दोस्त था, है ना। देखो राज्यश्री का विवाह होता है ग्रहवर्मा, लेकिन ग्रहवर्मा का विवाद चल रहा होता है कन्नौज के राजा देवगुप्त से। तो देवगुप्त उसकी हत्या कर लेता है और राज्यश्री को जो है वो क्या कर लेता है, उसका अपहरण, उसे कैद कर लेता है। फिर बदला लेने के लिए राज्यश्री का बड़ा भाई राज्यवर्धन देवगुप्त को मारता है और राज्यश्री को बचा लेता है। फिर देवगुप्त से बदला लेने के लिए जो ग्रहवर्मा का दोस्त था, उस देवगुप्त का जो दोस्त था, क्या नाम था, शशांक, वो राज्यवर्धन को मार देता है। और शशांक से बदला लेने के लिए उसको कौन मारता है बाद में, हर्षवर्धन, ठीक है। तो राज्यवर्धन को कौन मार देता है लास्ट में,
हर्षवर्धन। अब राष्ट्रवर्धन क्या बच गया लास्ट में, तो वही शासक बनता है वर्धन डायनेस्टी का। फिर हर्षवर्धन को हराता है, एक बैटल होता है हर्षवर्धन को पुलकेशिन और फिर वह कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, पुलकेशिन। तो ये कहानी थी यहाँ पे कि प्रभाकर वर्मन और उसकी पत्नी का नाम यशोवर्मन, यशोमती। उनके दो बेटे एक बेटी थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह होता है कन्या ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा का विवाह चल रहा होता है देवगुप्त से, तो देवगुप्त ग्रहवर्मा को मार देता है और राज्यश्री को कैद कर लेता है। तो राज्यश्री को बचाने के लिए और बदला लेने के लिए जो बड़ा भाई राज्यवर्धन वो मार देता है देवगुप्त को। देवगुप्त का एक दोस्त है शशांक, जो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन को मार देता है। फिर शशांक को मारता है कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बाद में हर्षवर्धन पुलकेशिन के बीच बैटल होता है और पुलकेशिन जीत जाता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। अब कुछ हर्षवर्धन के टाइम पे यहाँ पे उसके कुछ कवि भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो यात्री याद रखना, यात्री फेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, बहुत ज़्यादा है। हेनसांग का ने इसे यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, और नाम दिया गया यात्रियों का राजकुमार हेनसांग। इसके बाद बाणभट्ट इनके टाइम पे रहते थे, बाणभट्ट कवि, जिनकी दो बुक है, कादम्बरी और हर्षचरित। ठीक है, किसकी थी, बाणभट्ट की थी। तो इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा वर्धन डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दो डायनेस्टी हमने खत्म करी हिस्ट्री की, एक मामलुक वाली यानी गुलाम वंश और दूसरा हमारा वर्धन डायनेस्टी। कथकली गायन, देखो ये एलिमिनेशन मेथड से होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एलिमिनेट करते थे, जैसे कथकली अभी हमने करा था। कथकली कहाँ का है, केरल का। ठीक है, केरल का। तो यहाँ पे देखो मराठी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मराठी भाषा बोली जाती है ना महाराष्ट्र। मलया तमिल कहाँ पे बोली जाएगी, तमिलनाडु में। हमें केरल चाहिए तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। हिंदी हमारा नॉर्थ की है तो केरल में तो हिंदी। कौन सा ऑप्शन बच गया, सेकंड वाला। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एलिमिनेशन मेथड से भी होने वाले थे, बट वहाँ पे सही टाइप से यूज़ करना है। देखो ये बायो का क्वेश्चन है, तो ट्राई वाटर। तो बायो के क्वेश्चंस को मैंने बोला कि बाद में मैं अच्छे से कराऊंगा बायो पे, एक साथ बायो के क्वेश्चन जो भी आए हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसका राइट आंसर याद कर लेना भी, ब्रोमोफॉर्म। सेम अगला क्वेश्चन भी बायो का है, तो उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इसका कितने आ जाएंगे, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ओवल स्टेडियम का संबंध किससे है, ओवल स्टेडियम है क्रिकेट का। ठीक है, तो क्रिकेट के कुछ और स्टेडियम नोट कर ले, याद कर लेते जो मेन जहाँ पे मैच ज़्यादा खेले जाते हैं। ठीक है, जैसे वानखेड़े। वानखेड़े कहाँ का है, मुंबई का, फेमस है। ठीक है, पूछ लेगा वानखेड़े। उसके बाद होता है फिरोजा कोटला। ठीक है, फिरोजा कोटला। फिरोजा कोटला कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है इकाना स्टेडियम। इकाना कहाँ पे है, लखनऊ में। इसके बाद जो फेमस है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पे है, कोलकाता। जो मैच देखता होगा उससे अच्छे से पता है ये गार्डन इम्पोर्ट है ना, बहुत ईजी है। बाराबाती, बाराबाती स्टेडियम। बाराबाती स्टेडियम कहाँ पड़ता है, कटक में। चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में। और जो ओवल है, ओवल ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है शायद, है ना, कंफर्म नहीं हो बट मैं एक बार देख लूँगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रीन पार्क याद करना, ग्रीन पार्क ये कहाँ पड़ता है, कानपुर में। तो इनको नोट डाउन कर लेना, है इजी, लेकिन हाँ कोई से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ नोट डाउन करना, अगर पता भी है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से पढ़ो क्या बोला है यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, बहुत ईजी है। हड़प्पा सभ्यता से हर उसमें क्वेश्चन आया। विशाल स्नानागार मैंने बोला था, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ हड़प्पा सभ्यता का। इससे पहले भी मैंने हड़प्पा सभ्यता करवा दिया था काफ़ी। अब देखते हैं कितना याद है, तो मन ही मन में याद करते हुए चलना कि क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ तो उसको नोट डाउन करते याद करते हुए चलना, अगर याद है तो। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी करके आएगा। हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। लोकेशन क्या है इसका, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। ठीक है, ये हड़प्पा की है। इसके बाद दूसरा है मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज की थी 1922 में, किसने किया था, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने। कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी,
सिंधु नदी के क्या क्या मिला यहाँ से मिला है स्नानागार। और यही क्वेश्चन रिपीट, तभी मैंने बोला क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हो रखा है यहाँ पे। स्नानागार मिला यहाँ से, अन्नागार यहाँ से मिला था। यहाँ से हमारा कांस्य की मूर्ति मिली है नर्तकी की, कांस्य की मूर्ति मिली है किसकी, नर्तकी की। ठीक है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ये सब चीज़ें हमने किया था। हमने बोला था कि ये कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ। कौन सी पद्धति इन्होंने घरों के बनाने के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। उसके बाद मुख्य फसल क्या है, गेहूँ और जौ। ठीक है, इसके बाद इनका प्रिय पशु कौन सा है, पूजनीय पशु कुब्बड़ वाला सांड, कुब्बड़ वाला सांड। पशुपति इनके प्रिय देवता थे, पशुपति। ठीक है, उसके बाद शहद का यूज़ करते थे किसमें, मिठास के लिए शहद का यूज़ करते थे। इसके बाद घरों के दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे, सिर्फ लोथल के घरों के दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे। ठीक है, क्योंकि वो एक पोर्ट एरिया था, बंदरगाह एरिया था, लोथल और सुतकोरदा। कालीबंधन में किस लिए फेमस था, काली चूड़ियों के लिए। अच्छा, अब हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण क्या बताया गया, बाढ़ को बताया गया। ये मातृशक्ति थी, मातृ की यानी माता की पूजा करते थे। ठीक है, और क्या था, और हड़प्पा सभ्यता और लोथल हमने किया था कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। इसके बाद कालीबंगा किस नदी के किनारे, घग्गर किनारे, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा के हनुमानगढ़ में है ना। इसके बाद और क्या था, धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात। ठीक है, धोलावीरा किस नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। और क्या चीज़ हमने हड़प्पा में किया था। अब यहीं से हमारा एलिमिनेशन मेथड लगाना स्टार्ट करो इस पर। ठीक है, कैसे लगाओगे, देखो। विशाल स्नानागार हड़प्पा पहले तो कंफर्म है 100%, ये चीज़ हमारा ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 गलत हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा। अब हमारा 2 बचे, इन दोनों में से एक देखना है कि हमारा दूसरा वाला सही है या नहीं है। तो जब भी ऐसे कंडीशन होती तो तुम दोनों वाले को ज़्यादा लगाया करो, है ना। जब भी ऐसी का सिचुएशन आएगी कि 2 ऑप्शन होंगे और दोनों में किसी में एक बोला, किसी में दोनों बोला है, किसी में हो सकता है तीनों सही है, तो उसमें जो सब वाला होता है वही ठीक है। विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में, देखो मैंने बोला था वहाँ पे जल निकासी वाली प्रणाली जो थी, मैंने बताया था जल निकासी प्रणाली से पहले वाले वीडियो में कि उनके जल निकासी जो नाली थी घर के बाहर, उसके बाद वो एक बड़े नाले में जाके मिलती थी और उसके बाद वो बड़ा नाला एक आगे जाके एक मेन यानी बड़े उसमें सब एक साथ मिल जाते थे, है ना। जैसे आज के टाइम के सिस्टम होते हैं, घरों के आगे छोटे छोटे नाले होंगे, उसके बाद वो बड़े नाले में मिल जाती यानी। और इसी टाइम मतलब ये क्या है, एक सही तरीके से बनाया हुआ है। इसी टाइप से जो ईंटों का जो क्रम था वो भी सही टाइप से लगाया होगा। ठीक है, सही टाइप से, यानी जब जल निकासी सिस्टम इतना बढ़िया से है तो इसका मतलब ईंटों को भी एक सही क्रम में लगाने का भी उस टाइम पे ज्ञान होगा एक टाइप से, है ना। तो ये थोड़ा अंदाज़ा लगाना था और चीज़ें ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन इसके ठीक है। तो इस टाइप से पूरी नॉलेज नहीं भी है फिर भी थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज तो किसी को नहीं मिलती। तो एलिमिनेशन मेथड हमने एक इस वाले क्वेश्चन में लगाया था, मैं बता दूँ तो किस किस में हमने एलिमिनेशन लगाया था। ठीक है, एग्जैक्टली जो वीडियो बन रही है ना, अभी वीडियो का ऊपर टाइम आ रहा होगा, देखो किस टाइम पे वीडियो बन रही है, 1:05। ठीक है, तो मेरी वीडियो की टाइमिंग यही रहती है, मेरे को इसी टाइम पे यही टाइम ऐसा होता है रात का जिसमें थोड़ा बहुत फ्री टाइम रहता है, बट मेरा एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत काम होता है जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाती। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो पहले ही अपलोड कर लूँ। ठीक है, तो 1-2 दिन थोड़ा और अच्छे से जाग के तो थोड़ा 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा बना के तो टाइम, ताकि जो है वेट ना करना पड़े। ठीक है, सेकंड चीज़ हमने 21 वाला एलिमिनेट किया था, तो इसी टाइप से एलिमिनेट करना है। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अच्छे से एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने किया था कथकली वाला, केरल का था। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि केरला का है तो केरला का, मराठी तो महाराष्ट्र हो गया, और तमिलनाडु हो गया, हिंदी यूपी नॉर्थ एरिया हो गया, तो मलयालम बचा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप से हमारा। और कौन सा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे आएगा, और हमारा लगेगा ये वाला 14 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का हमारा बताना था, कत्था की तो बहुत इजी था, तो एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे भी एलिमिनेशन लगा सकते हो, 4 में से 2 का पता है, जैसे ओरछा मध्य प्रदेश है, काजीरंगा असम है, इन 2 का भी पता है तब भी आपका हो जाएगा, या किसी 2 का पता है तो भी एलिमिनेट हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन आपके। ठीक है, सदिया डुबरी, नेशनल हाईवे 2 नहीं पता है किस नदी पर, सदिया डुबरी में से कोई एक वर्ड, बहुत सदिया डुबरी एक पुल भी है, तो वहाँ पे लेटेस्ट था, करंट का में भी बहुत चर्चा में रहा, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड में हमारा
प्रायद्वीपीय भारत रिपीट हुआ है, मामलुक तो थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। अब मामलुक वंश किसे कहते हैं। और हमारा बाकी बाकी अब नेक्स्ट वाले में हम करेंगे 25, अगले नेक्स्ट पार्ट में हमारे बाकी के 25 क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। देखो रिपीटेशन में हमारा क्या रिपीट होगा, इस 26 देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम दे दिया है, यानी हमारा क्वेश्चंस को बदला है। वहाँ पे हमने स्टेडियम याद करे थे, यहाँ पे इन्होंने खेल संस्थान पूछ लिया। नीति निर्देशक था तो यहाँ पे पॉलिटी का रिपीट हो गया, ठीक है। कहाँ से क्या लिया गया, केलुचरण महापात रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा अब। फेस्टिवल रिपीट हो गया, अभी हमने फेस्टिवल आगे आएंगे तो कुछ फेस्टिवल भी हम धीरे धीरे करेंगे। अर्जुन पुरस्कार जैसे मैंने बोला था कि इससे पहले हमारा आया था भारत रत्न का स्टार्ट हुआ था, और जो पद्म विभूषण का भी स्टार्ट हुआ था, तो इस टाइप से अवार्ड का भी यहाँ पे थोड़ी यानी मिलता जुलता टॉपिक है, तो इसको वहाँ पे कवर कर लेंगे। ये मैंने पढ़ा था क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातु, तो उससे क्वेश्चन है रिपीट हो गया। इसके बाद हमारा रिपीटेशन हो जाएगा, यहाँ पे देखो राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन रिपीट होना ही है। एक अध्यक्ष लेटेक जो भी चुना जाएगा वो आता ही आता है, तो ये रिपीटेशन में डाल सकते हो। आत्मकथा इससे पहले वाले उसमें करवा दिया हमने, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। तो रिपीटेशन इसी टाइप से ही रिपीटेशन होगी आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में बाकी के 25 क्वेश्चन हम ख़त्म कर देंगे। बाकी कोई डाउट होगा, कुछ भी चीज़ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया या गलत बोल दिया हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में अच्छे से आप पूछ लेना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में उस चीज़ को इम्प्रूव कर दूंगा, ठीक है। उसको अच्छे से, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्रॉपर नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से बनाना, अच्छे से फॉलो करना, रिवीजन मल्टीपल टाइम करना, एक एक जो चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको नोट डाउन करना। बस बाकी 30-40 क्लासेस भी आपने कर लोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बाकी जो आपका जो गैप हो रहा है एक एक दिन का, उसमें आपका करंट चलता रहेगा, ठीक है। तो उसको भी करते रहना, या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो मैं वहाँ पे बताता रहूँगा, ताकि आपका बिजी शेड्यूल रहे। चलिए मिलते हैं आपका क्लास नंबर 7 में। और क्लास नंबर 8 जो है वो पूरा आपका क्लास 7 क्लास उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय आप।